जो टॉपिक है हमारा बेसिकली आज का इंटरनेशनल फाइनेंस के रिलेटेड, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इंटरनेशनल फाइनेंस। तो ये भी बेसिकली वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हम पहले भी इसको कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बेसिकली, और रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इसमें भी वही है कि वैल्यू ऑफ द फर्म किसी तरीके से इंक्रीज हो टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो मेन गोल ऑफ द फर्म है, ठीक है। और बातें वही दो ही हैं कि एक तो वही फ्री कैश फ्लोज इंक्रीज हो, और दूसरा जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जिसे हम वैक कहते हैं वो डिक्रीज हो, और ये कैश फ्लोज इंक्रीज हो, फ्री कैश फ्लोज, ताकि क्या हो, वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज हो। डायरेक्शन हमारी यही है जब भी हम फाइनेंस पढ़ें, ठीक है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है करेंसी डेरिवेटिव्स। तो आपने गौर से समझना इन चीज़ों को, ठीक है। इसके रिलेटेड फिर हम बाद में एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। करेंसी डेरिवेटिव्स में फर्दर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स की मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो बुक में हमारे पास मेंशन भी होती है। और कॉन्ट्रैक्ट whose price is partially derived from the value of underlying asset, यहाँ वर्ड एसेट यूज कर रहा हूँ, इसके बारे में फिर बाद में बात करते हैं। अभी underlying asset that it represent, ठीक है जी, ओके। अब अगर आप इसको देखें तो डेफिनेशन मेरे ख्याल में आपको किसी को भी ये समझ नहीं आएगी लैंग्वेज कि ये लिखा हुआ क्या है। जस्ट ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक लिखा हुआ है वर्ड, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का पता है कि ये जो है ना एक एग्रीमेंट होता है। प्राइस की बात हो गई, पार्शली ड्राइव्ड नहीं समझ आया होगा, वैल्यू ऑफ, वैल्यू तो चलो समझ आ गया, अब अंडरलाइंग एसेट क्या होता है ये भी आपको समझ नहीं आया। तो अब देखें ये एक बुक की डेफिनेशन है, हम थोड़ा इसको इजी करके देखना चाहते हैं कि ये ताकि हमें समझ आए कि ये है क्या बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करना है, क्योंकि मुश्किल बात नहीं है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जो है मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जो एक करेंसी है, फॉर एग्जांपल मैं करेंसी की बात यहाँ कर देता हूँ, करेंसी है जी डॉलर। अब मिस्टर ए फॉर एग्जांपल मैं ये सोच रहा हूँ कि $1 जो है आज मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो कितना है, ₹105, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर हम ये एक रेट ले लेते हैं, $1 की प्राइस क्या है, ₹105। और ये मैं समझ रहा हूँ कि आफ्टर वन मंथ, ये देख लें, आफ्टर 1 मंथ, ने गौर से इस चीज को समझना है। आफ्टर 1 मंथ जो $1 है वो हो जाएगा 120 रुपए। कितने का हो जाएगा, 120 रुपए। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है ये डॉलर अगर आज खरीद लेता हूँ तो मेरे पॉकेट से 105 रुपए आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो मैं जो है ना ये आज खरीद लेता हूँ, और 120 रुपए जब ये
एक महीने के बाद इसका रेट मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 120 रुपए का होगा तो मैं बेच दूंगा और मुझे क्या हो जाएगा, 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके लिए ये है कि मेरी जेब से 105 रुपए आज निकलेंगे, मेरी जेब से 105 रुपए आज निकलेंगे आउटफ्लो। ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ क्यों ऐसा नहीं करना चाहता कि भाई अगर 105 रुपए का मैं आज खरीद लेता हूँ, एक महीने के बाद अगर प्राइस 120 ना हुई, सपोज वो 90 पे आ गया, तो मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ये भी मैं नहीं चाहता कि मुझे लॉस हो, कि मुझे लॉस हो। तो इसके लिए फिर मैं एक हल ढूंढता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं एक रुख करता हूँ स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। ठीक है। जहाँ पे मुझे फैसिलिटेट किया जाता है इन तरह की या इस तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है। अब जरा आपने यहाँ पे गौर से देखना है, ये है जी मिस्टर ए। मिस्टर ए और स्टॉक मार्केट में डिस्कशन होती है। तो मिस्टर ए जो है उसे अपना बताता है इशू स्टॉक मार्केट को कि भाई मैं जो है अभी 105 रुपए का शेयर खरीदना चाहता हूँ, या अभी आज जिस तरह से डॉलर की प्राइस है वो 105 रुपए है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक महीने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस 120 रुपए हो जाएगी। ठीक है। लेकिन मुझे ये डर भी है, ये रिस्क भी है कि ये जो प्राइस है कम ना हो जाए तो मुझे जो है ना क्या होगा, वहां पे लॉस हो जाएगा। तो मैं लॉस जो है वो बेयर नहीं करना चाहता। ओके। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट उससे क्या एडवाइस करता है या क्या उससे नेगोशिएट करता है, तो ये हमने देखना है। स्टॉक मार्केट मिस्टर ए से नेगोशिएट करता है कि आप इस तरह से करें, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, मेरे साथ क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लें, दिस इज नोन एज ऑप्शन टू बाय डॉलर्स आफ्टर 1 month, to buy dollars after 1 month at rupees 105। ठीक है। तो ऑप्शंस यानी हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया कि भाई स्टॉक मार्केट और मिस्टर ए के दरमियान कि आप इस तरह से करना, 1 month के बाद जो है आप उससे क्या करना, 105 रुपए का डॉलर जो है वो खरीद लेना। ठीक है जी। अब यहाँ पे मिस्टर ए तो सेटिस्फाइड हो गया कि भाई मुझे जो है ना कोई टेंशन अब नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़े या कम हो, बढ़ेगी तो फिर भी मुझे क्या होगा, 105 रुपए में वो डॉलर मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक आप अपने आप को यहाँ पे क्लियर कर लें कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। ओके। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट वाले हैं आपस में क्योंकि एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो मिस्टर ए कहता है तो इसके बदले में मुझे अब क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा। स्टॉक मार्केट कहता है कि आपने ये करना है कि मुझे आपने अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5 रुपए दे देने हैं, बस 5 रुपए दे देने हैं। ठीक है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, इसे 5 रुपए दे देगा स्टॉक मार्केट को। अब कॉन्ट्रैक्ट की तरफ पे अगर दोबारा आऊं, तो यहाँ पे प्राइस जो है आफ्टर 1 month क्या हो सकती है, एक हम कह देते हैं, सपोज प्राइस हो जाती है 120। पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या होगा, मिस्टर ए क्या सोच रहा होगा कि भाई मैंने 1 मंथ का क्योंकि उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक महीने के बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्टॉक मार्केट से वो डॉलर जो है खरीद सकता हूँ, कितने में, 120 105 में, सॉरी 105 में। और मैं 105 में खरीद के, क्योंकि एक महीने के बाद रेट होना है 120, तो मैं 105 में खरीद के 120 में बेच दूंगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, 5 रुपए 15 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा इस डील में। लेकिन अगर जो है मार्केट की प्राइस जो है सपोज आफ्टर 1 मंथ क्या हो जाती है, 90 हो जाती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुझे अल्टीमेटली देखें
लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं परचेज करता हूँ 105 में, ठीक है, तो मुझे मार्केट में सेल करना होगा 90 रुपीज़ में या 90 रुपीज़ में। अब ये सारी बातें मैं स्टॉक मार्केट से नेगोशिएट करूँ। अब स्टॉक मार्केट कहता है कि भाई अगर 105 रुपए में आप मुझसे खरीद लेना, अगर 120 प्राइस हो तो मुझसे आप 105 में खरीद लेना। तो मैं उसे कहता हूँ यार कि अगर मैं 105 में तो चलो खरीद लेता हूँ और 120 प्राइस हुई तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हो गई, जैसा कि 90 पे पहुंच गई, तो फिर क्या होगा? तो वो कहता है स्टॉक मार्केट है, आप जो है बिल्कुल ना खरीदना, मेरे पास ना आना। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अब अगर मैं खरीदूंगा तो मैं 105 में, तो मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैं इस मार्केट के अंदर जो रेट है वो 90 का है। लेकिन यहाँ पे फिर मुझे नुकसान क्या होगा? ये जो मैंने उसे 5 रुपए दिए हुए थे, ये मेरा जस्ट नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसे ये जो है ना डील मेरे फायदे के लिए है, ठीक है। ये डील क्या है? मेरे फायदे के लिए। अगेन मैं इसको थोड़ा सा अगेन एक रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बात इधर क्लियर हो जाए। स्टॉक मार्केट में मैंने राब्ता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ कि ऑप्शन टू बाय, ये स्टॉक मार्केट मुझे प्रोवाइड कर रहा है, डॉलर्स आफ्टर 1 मंथ एट रुपीज 105, ओके। अब मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर तो 1 महीने के बाद प्राइस हो गई 120, तो फिर तो मुझे जो है ना फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन टू बाय क्या है? 105 का, ठीक है। और मैं आपसे 105 का खरीद के 120 का बेच दूँ। लेकिन अगर प्राइस कम हो गई, सपोज 90 हो गई, तो फिर क्या होगा? तो स्टॉक मार्केट वाले मुझे बताते हैं, तो आप हमारे पास ना आना। क्यों ना आना? बिकॉज आई हैव ऑप्शन, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि मैं खरीदूं, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो खरीदना चाहूँ तो खरीद सकता हूँ, तो आप मेरे पास ना आना। तो अब मैं नहीं आऊँगा, अगर मार्केट में रेट कम हो जाता है तो मुझे नुकसान क्या होगा? जस्ट रुपीज 5 जो मैंने वो उनको पे किया है। अच्छा जी। अब मैं स्टॉक मार्केट से कहता हूँ कि भाई अगर मैंने आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो 5 रुपए मैंने दिए हैं, ये सारी चीज़ें मुझे जो है ना कोई एक रिटन फॉर्म में चाहिए। क्या चाहिए मुझे? रिटन फॉर्म में चाहिए, ताकि मैं इसे अपने पास संभाल के रखूं, ओके। स्टॉक मार्केट अब क्या करेगा? मिस्टर ए को रिटन फॉर्म में, ठीक है, एक पेपर होगा, डॉक्यूमेंट होगा, जो भी, तो ये चले मैं इसको इस पेपर को बना लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली वही कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन टू बाय का, ये जो जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसमें सारी ये नरेशन लिखी हुई है, ऑप्शन टू बाय एट डॉलर्स आफ्टर 1 मंथ एट रुपीज 105, ये सारी डिटेल इसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या होता है? बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट यानी पेपर फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, यानी आप किसी और को भी सेल आउट कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और आपने इसके कितने पैसे भरे हैं? जस्ट रुपीज 5, ये आपने पे किया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, फर्दर इस पे बात करते हैं। मेरा एक दोस्त मुझे यहाँ पे बात करता है कि भाई मिस्टर ए, आप जो है ना बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, आप जो है ना बड़े इसमें एंक्शियस हैं कि भाई मुझे जो है ना बड़ी फ़ायदे की डील मिल गई है। मैं उन्हें ये सारी डिटेल बताता हूँ कि इस तरह से ये सारी बात है। तो वो फिर जो मेरा दोस्त है, उससे मैं नाम यहाँ पर दे देता हूँ मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर बी। अब जरा अपने गौर से बात समझना यहाँ पे। मिस्टर बी कहता है यार कि आप इस तरह से करो, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है मुझे सेल कर दो, मुझे सेल कर दो, ठीक है। मैं कहता हूँ भला मैं क्यों सेल करूँ तुम्हें? वो कहता है आप इस तरह से करो, जो पैसे आपने उधर दिए हुए हैं उनको वो आप मुझसे ले लें। तो मैं कहता हूँ ऐसा मैं क्यों करूँ? तो मैं ऐसा नहीं करता। तो इसी दौरान सपोज ये मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, ये आज यानी स्टार्ट ऑफ द मंथ है जब मैंने ये ऑप्शंस परचेज किया, सपोज ये 1 जनवरी है, ठीक है, और ये है 31 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो है ना जो प्राइस ऑफ दैट डॉलर है वो कितना है? 105, ठीक है। अब मेरा जो है वो बेनिफिट किस चीज़ में है कि इसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़े किसी तरीके से, ताकि मैं 105 में खरीद के उस
जो इंक्रीज्ड प्राइस है मैं उस पे बेचूं। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि इसकी जो प्राइस है वो 105 से बढ़ के कुछ दिनों के बाद 108 पे चली जाती है, यानी उसी कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, और शेयर की सॉरी शेयर कहता हूँ, करेंसी की जो डॉलर की वैल्यू है वो क्या है, बढ़ती जाती है 105 से 108। तो मैं खुश होता हूँ, दुआ करता हूँ दिल में कि ये अल्लाह करे फर्दर बढ़ती जाए। ठीक है। लेकिन मिस्टर बी कहता है यार ये मुझे आप बेचना चाहते हो तो बेच दो, आप 5 रुपए की बजाय मुझसे 10 रुपए ले लो, 5 रुपए की बजाय मुझसे 10 रुपए ले लो। मैं कहता हूँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देता, जरा पैसे जो है ना इंक्रीज करने चाहिए। ठीक है। वो कहता है 15 दे देता हूँ कुछ दिनों के बाद। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पे जो इंक्रीज है प्राइस, सपोज 112 रुपए पे चली जाती है, तो मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे बेचना चाहता, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे अपने पास होल्ड करता हूँ फॉर 1। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ती जा रही है उस करेंसी की, उस आप मेरे पास जो ऑप्शन है, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है, उसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। यानी यहाँ पे मैं अब इसे कह सकता हूँ वैल्यू इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाय टाइम, उसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो मेरे पास एक रिटन फॉर्म में पेपर है। ठीक है। अब उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे पास, जो रिटन फॉर्म में है, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये मैं उस डेफिनेशन पे ले जाऊं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, अब देख लें वही रिटन फॉर्म में जो था, ये बेसिकली क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, और जिसकी प्राइस जो है क्या हो रही है, डिराइव्ड हो रही है। प्राइस क्या हो रही है, डिराइव्ड हो रही है। अगर आप देखें, जैसे जैसे मेरे दोस्त ने मुझे ऑफर की 10-15 ऐसे, डिराइव्ड हो रही है कहाँ से, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो वो एसेट क्या है, करेंसी। ठीक है। एसेट क्या है, वो करेंसी, यूएस डॉलर की हम बात कर रहे हैं। तो देखें कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो रिटर्न फॉर्म में जो मेरे पास एक पेपर फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। तो ये डेरिवेटिव किस्म से कह रहे हैं जिसकी वैल्यू डिराइव्ड हो रही है कहाँ से, एक अंडरलाइंग एसेट से। तो वो अंडरलाइंग एसेट इस एग्जांपल में क्या था, करेंसी थी। अंडरलाइंग एसेट क्या था मेरे पास, करेंसी थी। होपफुली यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट इस डेफिनेशन का क्लियर हो गया होगा। जी, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी बात की है कि जो एग्जांपल कोड की थी वो बेसिकली किस चीज़ की थी, आपने देखी करेंसी की। ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ करेंसी में नहीं होता, शेयर्स में भी हो सकता है, यानी आप शेयर्स की प्राइस पे भी ये बेट लगा सकते थे, डेरिवेटिव की एक शर्त है बेसिकली ये भी। इसी तरीके से आप ये गोल्ड पे भी लगा सकते हैं, गोल्ड के रेट पे कि 10 ग्राम गोल्ड आज का रेट ये है, तो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो टाइम पीरियड होगा उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। ठीक है। और कमोडिटीज होती हैं। ठीक है। यानी जिसमें हम ऑयल की बात कर लेते हैं एटसेट्रा। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी इसी तरह की ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनको पढ़ने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसे 1 कह लें या जो भी इस नंबर दे दें, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। 3 हिस्सों में इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है। ओके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ थोड़ा सा, ताकि हमें ये जो है थोड़ा सा इसमें हम डिस्कशन कर लें। अच्छा जी, अब हम बात ये भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो हम डिस्कस कर रहे हैं करेंसी डेरिवेटिव्स की तरफ। इस पे हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं चीज़ों को। ये इंडिविजुअल्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात की है ना, ये जो बातें सारी इंडिविजुअल्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये आपस में करेंसी डेरिवेटिव्स पे काम कर सकते हैं। Individuals and financial institutions take positions. पोजीशन भी दो तरह की होती हैं, ये हम आगे चल के इनको देखेंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट डिस्कस करेंगे इनके बाद। टेक पोजीशंस टू स्पेकुलेट ऑन फ्यूचर एक्सचेंज रेट। जैसे कि हमने अभी बात की थी डॉलर की, कि अभी एक डॉलर कितने का था, 105 का था, और हमने उसे क्या कहा, एक्सपेक्टेशन क्या थी, स्पेकुलेशन क्या थी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सचेंज रेट है बेसिकली। ये क्या है, एक्सचेंज रेट है कि एक डॉलर का क्या रेट है। तो ये फ्यूचर एक्सचेंज रेट पे स्पेकुलेशन की जा सकती है, ठीक है, जिसे हम बेटिंग कहते हैं, शर्त कहते हैं, स्पेकुलेशन की जा सकती है, ठीक है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स पे। करेंसी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसी भी ऐसी जो अपने ऊपर नाम लिखे हैं बात पे, ये बेटिंग या स्पेकुलेशन की जा सकती है, जितने भी नाम लिखे हुए हैं। ओके, अच्छा जी, एमएनसीज जो होती है नॉर्मली, क्योंकि हम मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले से ये बात कर रहे हैं, एमएनसीज जो होती हैं वो जनरली टेक पोजीशंस इन करेंसी डेरिवेटिव्स, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इन करेंसी डेरिवेटिव्स, राइट। किस लिए, टू हेज देयर एक्सपोजर to risk of exchange rate, अब मल्टीनेशनल कंपनीज की ये बात क्यों यहाँ पे की गई है, देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कंपनीज का एक बिजनेस होता है, उन्होंने कोई चीजें इंपोर्ट भी करनी है, कोई चीजें एक्सपोर्ट भी करनी है, और पेमेंट भी फिर उन्हीं करेंसीज में दी जाती है, ठीक है, जो जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है, पेमेंट रिसीव भी करना है, यानी पेएबल भी हो सकते हैं, रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट के रिस्क को कवर करने के लिए, यानी हेजिंग बेसिकली हम रिस्क को कवर करने के लिए करते हैं, कि एक्सचेंज रेट का जो रिस्क है वो हम क्या करें, कवर करें, और करेंसी डेरिवेटिव्स में पोजीशन ले लें, चाहे लॉन्ग की चाहे शॉर्ट की, उससे हम बाद में बात अभी करेंगे, ठीक है। ओके, तो एमएनसी नॉर्मली ये बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंपोर्ट किया है तो मैंने पेमेंट करनी है 1 महीने के बाद, तो मैं आज किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि भाई डॉलर जो है, सपोज डॉलर में पेमेंट करना है 105 का होगा, ठीक है, मैं आज उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। अब हो सकता है जब मैं 1 मंथ में जाऊँ, आफ्टर 1 मंथ डॉलर 110 का हो गया हो, तो इसका मतलब है मैं ठीक फायदे में रहा, क्योंकि मुझे तो अब 105 में डॉलर मिल सकता है और मैं पेमेंट कर सकता हूँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, उस रिस्क को कवर करता हूँ, ताकि मेरी पेमेंट मुझे ज्यादा ना करनी पड़ जाए, ठीक है। ओके, उसके बाद अब जो फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं वो उन्होंने क्या करना होता है, इन चीज़ों को पढ़ते हुए हमारा जो मेन कंसेप्ट होता है, या एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हम पढ़ रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे, वो मेन क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज। तो इसे क्या करना होगा, मस्ट
understand how to speculate on future exchange rate. How to speculate on future exchange rate. ठीक है, with respect to करेंसी डेरिवेटिव्स, कि मुझे क्या करना होगा, मेरी नज़र फिर क्या होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट पे कैसी होनी चाहिए, करेंसी डेरिवेटिव्स। ठीक है, किस लिए, टू अचीव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। यानी मुझे अब करेंसी डेरिवेटिव्स में किस तरीके से रिस्क को कवर करना है, ऐसे काम करने, ऐसी ट्रांजैक्शंस करनी है जिसमें जो है कंपनी को, फर्म को खसारा ना हो, या उसका जो रिस्क है वो कम से कम हो, ताकि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज हो। और उससे क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। राइट, ओके, अब हम फर्दर चलते हैं जी। फॉरवर्ड मार्केट, ये क्या चीज होती है, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट facilitate the trading of forward contract on currencies, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन करेंसीज। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि हमने बात यहाँ पे कर दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या होता है, एन एग्रीमेंट। अब इसको अपने गौर से देखना है, एन एग्रीमेंट बिटवीन कॉर्पोरेशन, यानी एक कंपनी के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी इसको मैं बैंक कह देता हूँ। ठीक है, किस लिए इनके दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है, टू एक्सचेंज स्पेसिफाइड अमाउंट, to exchange a specified amount of currency at a specified rate, at specified rate। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैंने जो है 5 लाख रुपए कन्वर्ट करने हैं डॉलर्स में, तो अब ये स्पेसिफाइड अमाउंट हो गई एक करेंसी की, एट स्पेसिफाइड रेट। अब डॉलर का रेट जो है मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको क्या कहेंगे, एट स्पेसिफाइड रेट, इसके साथ लिखें स्पेसिफाइड रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज रेट बेसिकली, इसको हम कह लेते हैं फॉरवर्ड रेट, इसको क्या कह लेते हैं, फॉरवर्ड रेट। ठीक है, कब ये करना है, यानी स्पेसिफाइड अमाउंट हो गई, स्पेसिफाइड रेट यानी ये हो गया एट स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 1 मंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइम कोई भी हो सकता है, मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ टुडे। ठीक है, कि भाई एट द एंड ऑफ मंथ, फॉर एग्जांपल 31 जनवरी को मुझे जो है 1 लाख जो है डॉलर्स चाहिए, 1 लाख डॉलर्स चाहिए। ठीक है,
अच्छा जी, अब फिर मुझे $1,00,000 चाहिए, तो रेट ऑफ डॉलर क्या होगा? ये इस वक्त जो रेट होगा वो तो एक अलग बात है। मैं आज इस डॉलर पे आज एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मुझे $1,00,000 चाहिए, ठीक है? तो किस रेट पे? आज ये रेट हम आपस में एक नेगोशिएट कर रहे हैं, उस रेट को लॉक कर देंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे $1 की जो रेट ऑफ डॉलर है, सपोज रेट जो हो मुझे 150 रुपीस पे, ठीक है? अब भले 31 जनवरी को वो रेट 160 का भी क्यों ना हो जाए, ठीक है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस रेट को यहाँ पे लॉक कर रहे हैं, ठीक है? अब ये देखो, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करेंसी एट स्पेसिफाइड रेट एट स्पेसिफाइड डेट इन फ्यूचर, यानी 31 जनवरी, ठीक है? होपफुली ये आपको क्लियर हो गया। अब नॉर्मली जो है ये MNCs ये सारा काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, based on their based on their needs of future, यानी फ्यूचर नीड्स के बेस पे ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, फॉर अ फ्यूचर रिसीट और पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है? जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कशन की जाती है, स्पेसिफाई की जाती है, यानी एक एग्रीमेंट इनके दरमियान बनाया जाता है, ठीक है? तो फर्दर हम इसमें जाते हैं, इसको समझने के लिए अब जरा और से एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, लास्ट बात आज के लेक्चर की, क्योंकि एक ही दिन में हम पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ आपको भूल सकते हैं। तो एग्जांपल हम समझते हैं जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, एक जनरल एग्जांपल, ठीक है, ना कि करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि दो पार्टीज हैं, एक है ए पार्टी और दूसरी है बी पार्टी, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल हम इसमें गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं गोल्ड की, ठीक है? अब मैं समझता हूँ, यानी मैं मिस्टर ए, मैं समझता हूँ कि आज जो है गोल्ड का 10 ग्राम गोल्ड का जो रेट है फॉर एग्जांपल वो है 1,00,000, ठीक है? ये मैं समझ रहा हूँ। अब मैं ये भी समझ रहा हूँ कि ये जो है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ ये गोल्ड का रेट 1,00,000 रुपए से क्या होगा, बढ़ जाएगा, 1,00,000 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो मिस्टर बी है वो ये सोच रहा है कि आज गोल्ड का रेट 1,00,000 है, थिंकिंग है, एक्सपेक्टेशन है 1,00,000 है, ठीक है? लेकिन आफ्टर 1 मंथ ये समझ रहा है कि गोल्ड का रेट 1,00,000 से कम हो जाएगा, ठीक है? और एक पर्सन कह रहा है कि इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा पर्सन कह रहा है डिक्रीज हो जाएगा। अब यानी इन दोनों में एक क्या हो गई, शर्त। दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानते हैं, इनमें शर्त लगा लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं कि भाई क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई जो 10 ग्राम्स गोल्ड है उसकी प्राइस है वो 1,00,000, इस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो दोनों के पास नहीं है, बोथ पार्टीज हैव नो गोल्ड, जस्ट उन्होंने आपस में बातों बातों में एक शर्त लगा ली, बोथ पार्टीज हैव नो गोल्ड, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ
गोल्ड का रेट जो है 1 लाख से 1,10,000 हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा देखें, 1,10,000, अगर 1,10,000 गोल्ड का रेट हो जाए, अब करना क्या होगा, गोल्ड तो दोनों के पास नहीं था। अब एक हल तो ये है कि अब मिस्टर बी क्या करेगा कि मिस्टर बी क्योंकि एक दूसरी पार्टी थी, वो क्या करे कि मार्केट से वो 1,10,000 का गोल्ड खरीदे, क्योंकि मार्केट में रेट तो 1,10,000 का है, और उसे मिस्टर ए को 1 लाख में वो गोल्ड दे दे 10 ग्राम। तो अल्टीमेटली देखें बी को यहाँ पे 10,000 का लॉस हो रहा है, और दूसरा मिस्टर ए को इसमें क्या हो रहा है, 10,000 का। आफ्टर 1 मंथ अगर गोल्ड का रेट 1,10,000 हो जाता है, तो अब क्या होगा देखें, जो मिस्टर बी है क्योंकि उसने गोल्ड प्रोवाइड करना है मिस्टर ए को, तो वो क्या करेगा, मार्केट से 1,10,000 का गोल्ड खरीदेगा और इसको क्या करेगा, मिस्टर ए को 1 लाख में वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ओवरऑल अगर हम इस ट्रांजेक्शन में देखें तो क्या हुआ कि मिस्टर बी जो है इसको क्या हो गया, लॉस हो गया कितने का, 10,000 का, और ये क्या करेगा मिस्टर ए, इसको प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 10,000 का। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फॉरवर्ड कंट्रैक्ट। और अगर हम इसमें थोड़ी सी और बात कर लें कि इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको लिखवा दूं ताकि आपको फर्दर बातें पता चल जाए इस एग्जांपल को एनालिसिस करते हुए। फॉरवर्ड कंट्रैक्ट जो होते हैं इसके मैं कुछ फीचर्स आपको बता दूं। नंबर 1, ये क्या है, प्राइवेटली ट्रेडेड होते हैं। अब देखें दो पार्टीज हैं, इनके बीच में कोई नहीं है, दोनों ने ऐसे शर्त लगा, प्राइवेटली ट्रेडेड। सेकेंडली, कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट। अब इसको अपने समझना है चीजों को, कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट यानी इन दोनों ने आपस में जो भी एग्रीमेंट कर लिया एक दूसरे के मशवरे के साथ, डिस्कशन के साथ, कस्टमाइज्ड है, यानी दोनों पार्टीज आपस में जो भी डिसाइड कर लें। 10 ग्राम सोने की बात हो रही थी, वो 1 ग्राम पे बात कर लें, 2 ग्राम पे कर लें, ठीक है, वो 1 तोले पे कर लें, 5 ग्राम पे कर लें, जो भी कर लें, कस्टमाइज्ड होगा इन दोनों के दरमियान आपस में, यानी कोई रूल्स रेगुलेशंस किसी की तरफ से नहीं है। थर्ड, इसको कहते हैं ओवर द काउंटर ट्रेड। ठीक है, ओवर द काउंटर यानी ये आपस में बस एक ट्रेड कर रहे हैं बैंक के थ्रू, ओवर द काउंटर ट्रेड। उसके बाद इनके दरमियान जो है वो ब्रोकर्स डीलर्स वो नहीं है, बल्कि इस तरह से कह लें कि ब्रोकर्स और डीलर्स हैं जो ओवर द काउंटर जहाँ पे ट्रेड हो रही है, जैसे कि मैं इसको कह लूँ बैंक। ठीक है, बट नॉट ए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, बट नॉट अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है यहाँ, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे इन दोनों में। उसके बाद समटाइम्स, नॉट नेसेसरली, समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बैंक्स की हमने बात की है, तो बैंक्स रिक्वायर करती हैं कंपनसेटिंग बैलेंस। अब यहाँ पे कम गोल्ड की बात करें, जहाँ पे करेंसीज की हम बात करेंगे, फ्यूचर करेंसीज जहाँ पे होंगे, करेंसी डेरिवेटिव्स होंगे, वहाँ की ये उस रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ। बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट जो होगी, कंपनसेटिंग बैलेंस बैंक रिक्वायर करेगा। ठीक है, क्योंकि वो पार्टीज को जानता नहीं होता, समटाइम्स वो क्या करता है, वो कहता है कंपनी कुछ बैलेंस डिपॉजिट का हमारे पास रखवा लें एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग बैलेंस। क्योंकि हमने एमएनसीज की बात की है विद रेफरेंस टू करेंसी डेरिवेटिव्स, इस एग्जांपल के थ्रू मैं ये बात नहीं कर रहा, ये प्राइवेटली ट्रेडेड था, ये इनका कोई आपस में यानी बैंकर्स की बात यहाँ नहीं, करेंसी डेरिवेटिव्स की जब बात होगी वहां पे डीलर भी होगा, ब्रोकर भी होगा, जो भी हम उसे नाम देंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नॉर्मली जो है
जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें और क्या बात हो सकती है वो हम पार्ट 6 पे लिख लेते हैं। लेस रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल्स और रेगुलेशंस ना होने के बराबर है। उसके बाद और जो है अहम सबसे बात है वो है काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। ये सबसे अहम पॉइंट है, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल के थ्रू आप देखें। फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी इन्होंने आपस में एक शर्त लगाई, बैटिंग की, स्पेकुलेशन की कि भाई गोल्ड का रेट ये होगा और उसने कहा ये होगा। अब शर्त यहाँ पे बैटिंग कौन जीत गया? मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने क्या करना है, मिस्टर बी से समझ लें कि 10,000 लेना है प्रॉफिट का जो उसे विन हुआ है। अब अगर मिस्टर बी इससे कोई राब्ता ही ना करे, वो उसे फोन कॉल करता है, वो फोन ही बंद जा रहा होता है। ठीक है, अब मिस्टर ए क्या करेगा? तो ये काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कहलाता है। मिस्टर ए सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि वो कोर्ट में चला जाए, ठीक है, और अपने जो लॉसेस हैं वो क्लेम कर ले। ठीक है, तो इसके अलावा उसके पास और कोई हल नहीं है, यानी काउंटर पार्टी का जो डिफॉल्ट है वो यहाँ पे पॉसिबल है। जबकि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे वहां पर ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है? देखें, बीच में कोई इनके दरमियान इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रेड में, प्राइवेटली इन्होंने ट्रेडिंग की है। ठीक है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके, तो और एक अहम पॉइंट, नॉर्मली दिस इज यूज्ड फॉर हेजिंग। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है ये हेजिंग यानी रिस्क को कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यूज्ड फॉर हेजिंग। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने कुछ चीज़ें जान ली। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कुछ फिजिकल डिलीवरी जहाँ पे होती है, जो यानी अंडरलाइंग एसेट्स जिसकी हम बात कर रहे होते हैं उसकी फिजिकल डिलीवरी हो भी सकती है। और कुछ क्या होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जिनपे नो नीड ऑफ फिजिकल डिलीवरी, नो नीड ऑफ फिजिकल डिलीवरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मिस्टर ए और बी की एग्जांपल को देखें, फिजिकल डिलीवरी ये है कि मिस्टर बी क्या करे, अब 1,10,000 का गोल्ड खरीद के मिस्टर ए को वो गोल्ड डिलीवर कर दे। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। और दूसरा क्या है, ये आपस में सेटलमेंट कर लें, फिजिकल डिलीवरी ना हो। अब मिस्टर ए बी क्या करे, मिस्टर बी उससे कहे कि यार मैं गोल्ड अब 1,10,000 का नहीं खरीदता, बल्कि जो मुझे नुकसान है 10,000 वो आपको, क्योंकि प्रॉफिट है, वो मैं 10,000 डायरेक्टली आपको दे देता हूँ, सिर्फ 10,000 है। तो मिस्टर ए को भी तो फायदा सिर्फ यही है 10,000 का। तो वो कहते हैं ठीक है हम आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल डिलीवरी। ठीक है, ओके। तो ये आज का हमारा लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़रा ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और डेरिवेटिव्स के बारे में ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रिपीट हो जाए, रिकॉल करें। लेक्चर को आप रिपीट कीजिएगा ताकि आपको ये फर्दर जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक।